राज्य में राजा धर्मपाल नाम के एक अत्यंत दानी और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी एक अनूठी शर्त थी। दान देने से पहले वे याचक से एक प्रश्न पूछते थे। यदि याचक सही उत्तर दे देता, तो राजा उसे मनचाहा पुरस्कार देते, लेकिन उत्तर न मिलने पर वे खाली हाथ लौटा देते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक थका हारा विदेशी यात्री प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। मैं बहुत दूर देश से आया एक राहगीर हूँ। मार्ग में डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया। मुझे पास की सराय में एक रात बिताने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। अवश्य भाई, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। आज्ञा दीजिए महाराज, पूछिए। तुमने कहा कि तुम एक यात्री हो, परंतु इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं। बताओ, वे दो यात्री कौन हैं? वह यात्री काफी देर तक सोच में डूबा रहा, परंतु उसे उत्तर समझ नहीं आया। महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं आपके इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। तो मुझे दुख है, मैं अपनी नीति के विरुद्ध तुम्हें धन नहीं दे सकता। परंतु महाराज, मेरे पास ठहरने का कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें दान नहीं दे सकता, परंतु अतिथि सत्कार के नाते तुम आज रात मेरे राजमहल में विश्राम कर सकते हो। महाराज की जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु महाराज, जाते जाते कृपया अपने प्रश्न का उत्तर तो बताते जाइए। मेरे प्रश्न का उत्तर था सूर्य और चंद्रमा। ये ही संसार के दो अनवरत यात्री हैं। उसी राज्य में पंडित देवदत्त नाम के एक निर्धन किंतु वेदों के झाता ब्राह्मण अपनी पत्नी शकुंतला और दो पुत्रों आकाश और विकास के साथ रहते थे। क्या बात है स्वामी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं शकुंतला, बेटी की शादी की तिथि सिर पर आ गई है और अभी तक धन का कोई प्रबंध नहीं हो सका। इसमें इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? हमारे राजा धर्मपाल इतने बड़े दानवीर हैं, आप उनसे जाकर सहायता क्यों नहीं मांग लेते? बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु तुम राजा की शर्त जानती ही हो। वे दान देने से पहले प्रश्न पूछते हैं और गलत उत्तर देने पर खाली हाथ लौटा देते हैं। मुझे आपकी विद्वत्ता पर पूरा विश्वास है। आपने रात दिन शास्त्र पढ़े हैं, आप उनके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दे देंगे। आप अपने साथ आकाश और विकास को भी ले जाइए। हाँ, तुम्हारा सुझाव उचित है। मैं कल प्रातः ही दोनों बेटों को लेकर राज दरबार जाऊंगा। अगले दिन पंडित देवदत्त अपने पुत्रों आकाश और विकास के साथ राजा धर्मपाल के समक्ष उपस्थित हुए। महाराज की जय हो। मैं आपके राज्य का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। मुझे अपनी पुत्री के विवाह हेतु कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम पंडित जी, आपकी सहायता करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु आप तो मेरी शर्त जानते ही हैं। मैं एक कथा सुनाऊंगा और आपको उस कथा के अंत में पूछे गए प्रश्न का। जी महाराज, मुझे स्वीकार है। कृपया कथा सुनाइए। सुनिए। रत्नपुर में राजा चंद्रभानु राज्य करते थे। उनकी एक गुणवती पुत्री थी, राजकुमारी मीनाक्षी। राजकुमारी को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था। राजा बहुत चिंतित थे। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? महारानी, मीनाक्षी विवाह योग्य हो गई है, पर उसे कोई राजकुमार भाता ही नहीं। अब मैं स्वयं ही किसी योग्य राजकुमार से उसका विवाह तय कर दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा हठ न करें। जब राजकुमारी को कोई योग्य वर मिलेगा, वे स्वयं बता देंगी। ठीक है, मैं कल 4 गुणवान युवकों को बुलाता हूं। मीनाक्षी उनमें से किसी एक का चयन कर ले। राजकुमारी, ये 4 युवक हैं। आप इनसे इनके विशेष गुण पूछें। राजकुमारी, मैं कपड़ा बेचकर जो कमाता हूं, उसका एक भाग ईश्वर को, एक भाग स्वयं पर, एक भाग भविष्य के लिए और एक भाग अपनी पत्नी के लिए रखता हूं। मेरे साथ आपको कभी धन का संकट नहीं होगा। राजकुमारी, मैं संसार के सभी पशु पक्षियों की भाषा समझ और बोल सकता हूँ। राजकुमारी, मुझे सभी वेदों, पुराणों और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान है। राजकुमारी, पशुओं की भाषा समझना, शास्त्र पढ़ना या धन प्रबंध करना सामान्य बात है,
परंतु मैं शब्दवेधी बाण चलाने में निपुण हूं। जहां से भी केवल ध्वनि आएगी, मेरा बाण सटीक निशाने पर लगेगा। हाँ, तो पंडित देवदत्त जी, अब बताइए कि राजकुमारी मीनाक्षी ने इन चारों में से किसे अपना पति चुना होगा? महाराज, राजकुमारी ने चौथे युवक धनुर्धर को चुना। कारण भी स्पष्ट करें पंडित जी। पहला युवक वैश्य गुण वाला व्यापारी था, दूसरा केवल कला जानने वाला, तीसरा ज्ञानवान ब्राह्मण था, परंतु शब्दवेदी बाण चलाने वाला सच्चा क्षत्रिय था। राजकुमारी स्वयं क्षत्रिय कुल की थी, अतः एक क्षत्रिय कन्या का विवाह क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले से ही होना धर्मसंगत था। अद्भुत पंडित जी, आपका उत्तर सर्वथा उचित है। अब आकाश, तुम्हारी बारी है। राजा धर्मपाल ने पंडित देवदत्त के बड़े पुत्र आकाश की ओर देखा और अपनी दूसरी कथा आरंभ की। आकाश, ध्यान से सुनो। चंदनपुर गांव में माधव नाम का एक निर्धन किसान अपनी वृद्ध और अस्वस्थ मां के साथ रहता था। एक रात उसकी मां को तीव्र ज्वर, बुखार आ गया। वैद्य जी, मेरी मां की दशा बहुत बिगड़ रही है, कृपया इन्हें बचा लीजिए। माधव, मैंने प्राथमिक औषधि दे दी है, परंतु इन्हें नगर के बड़े चिकित्सक को दिखाना होगा। इसके लिए तुम्हें कम से कम 20,000 रुपए चाहिए। मैं इतने धन का प्रबंध कहां से करूंगा? मुझे गांव के महाजन लाला करोड़ीमल के पास जाना ही होगा। बेटा, करोड़ीमल बहुत क्रूर और कंजूस है। वह तुम्हें बिना किसी लाभ के फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। मां, आपकी सांसों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। लाला जी, मेरी मां की चिकित्सा के लिए मुझे 20,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। क्या 20,000 रुपए? मैं तुम्हें ऐसे ही धन कैसे दे दूं? यदि तुम एक कागज में हवा और दूसरे कागज में आग भर कर ले आओ तो मैं तुम्हें धन दे दूंगा। हाँ, तो आकाश, अब तुम बताओ कि माधव एक कागज में हवा और दूसरे में आग कैसे ले गया होगा? महाराज, माधव की मां ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसका उपाय निकाला। हवा के लिए उसने कागज का एक हाथ पंखा, हैंड फैन बनाया, जिसे हिलाने पर हवा मिलती है, और आग के लिए उसने कागज की एक कंदील, लैंटर्न बनाई, जिसके भीतर सुरक्षित रूप से दीपक / आग रखी जा सकती है। इस प्रकार माधव ने लाला की शर्त पूरी कर धन प्राप्त कर लिया। बहुत सुंदर, अति उत्तम। अब विकास, तुम्हारी बारी है। धर्मपाल ने छोटे बेटे विकास की परीक्षा लेने के लिए अपना अंतिम प्रश्न रखा। विकास, तुम्हें हमारी नगरी में से 2 ऐसे व्यक्ति ढूंढकर बताने हैं जिनमें से एक ने जीवन में कभी झूठ न बोला हो और दूसरे ने जीवन में कभी सच न बोला हो। महाराज, मुझे केवल शाम तक का समय दीजिए, मैं ऐसे व्यक्ति को दरबार में प्रस्तुत कर दूंगा। संध्या काल में विकास राजदरबार में प्रवेश करता है। उसके साथ केवल एक ही व्यक्ति खड़ा था। विकास, हमने तो तुमसे 2 अलग अलग व्यक्ति लाने को कहा था, परंतु तुम तो केवल एक ही व्यक्ति को लेकर आए हो। महाराज, इस एक ही व्यक्ति में आपके पूछे गए दोनों गुण विद्यमान हैं। इसने जीवन में न कभी झूठ बोला है और न ही कभी सच बोला है। भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है? महाराज, क्योंकि यह व्यक्ति जन्म से मूक, गूंगा है। जो बोल ही नहीं सकता, वह न कभी सच बोल सकता है और न ही कभी झूठ। विकास का यह चतुर और सटीक उत्तर सुनकर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा धर्मपाल पंडित देवदत्त और उनके पुत्रों के ज्ञान और तीक्ष्ण बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुए। वाह, अद्भुत। पंडित देवदत्त जी, आपके दोनों पुत्र अत्यंत ज्ञानी और चतुर हैं। मैं आपके परिवार की विद्वत्ता से बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी पुत्री का संपूर्ण विवाह व्यय अब सोनपुर राजकोष से उठाया जाएगा और इसके अतिरिक्त मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करता हूँ। महाराज की जय हो। आपकी कृपा के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। सभी एक साथ प्रसन्नता पूर्वक राजा का धन्यवाद करते हैं और कहानी समाप्त होती है।